पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे कैप्टन पास्ट में जाता है टोनी से मदद मांगने के लिए एंड वहाँ टोनी उसे एक सूट देता है जिसे टेसरैक्ट से पावर मिल रही थी एंड उसके मदद से कैप्टन खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता था। वहीं टोनी ने अपने सूट में पावर स्टोन लगाया था जिससे उसके सूट को अनलिमिटेड पावर मिल रही थी। इसके बाद ये दोनों मोरैग जाते हैं जहाँ कैंग आता है एंड इनकी लड़ाई होती है जिसमें कैंग कैप्टन के टेसरैक्ट से आ रहे पावर ब्लास्ट को रीडायरेक्ट कर देता है आयरन मैन की ओर, वहीं आयरन मैन के पावर स्टोन से आ रहे ब्लास्ट को रीडायरेक्ट कर देता है कैप्टन की ओर। हम देखते हैं कि आयरन मैन की धज्जियां उड़ जाती है जिसके बाद हम कैप्टन वर्सेस कैंग देखते हैं जहां कैप्टन कैंग को जमीन में टैप कर देता है एंड पूछता है कि वो क्यों कैप्टन को स्टोन्स वापस रखने नहीं दे रहा, जिसका जवाब सुनते ही हम सामने कैंग की कुर्सी को देखते हैं जिस पर टोनी बैठा रहता है। ये देखते ही कैंग कहता है कि ये नामुमकिन है कि तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब टोनी एंड कैप्टन ने रिस्पेक्टिव स्टोन से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा था तब कैप्टन ने स्पेस स्टोन की मदद से ब्लास्ट नहीं किया था बल्कि उसने आर्क रिएक्टर के पावर को यूज किया था एंड उन्होंने अपने सूट को सेंट्री मोड में छोड़ दिया। अब जिनको नहीं मालूम उनको याद दिला दूं कि सेंट्री मोड वो मोड है जिसमें सूट अपने आप काम करता है जैसा उसको कमांड दिया जाता है। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में टोनी ने कहा था कि नजर रखना और फिर वो वहाँ पर चेक करने लगता है। वहीं आयरन मैन 3 के इस सीन में जब टोनी सो रहा होता है तब उसका सूट वहाँ पे गार्डिंग कर रहा होता है। कैप्टन अपने सूट को सेंट्री मोड में डालकर खुद को टेलीपोर्ट करते हैं टोनी के पास एंड जैसे ही कैप्टन टोनी के पास आते हैं तो टोनी अपने सूट को सेंट्री मोड में छोड़ देते हैं और फिर कैप्टन एंड टोनी कैंग के टाइम चेयर के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन अपने ओरिजिनल जगह पे चला जाता है, इसलिए आयरन मैन के सूट की धज्जियां उड़ जाती है एंड वहाँ सिर्फ हेलमेट बचा था। ये सब कैप्टन बहुत जल्दी करते हैं जिसके वजह से कैंग को भनक भी नहीं लगता है कि वहाँ पे हुआ क्या। असल में जब टोनी ने कैप्टन के सिविल वॉरियर सूट में स्पेस स्टोन लगाया था तब उन्होंने टेस्ट किया था कि क्या कैप्टन स्पेस स्टोन को लेकर टेलीपोर्ट कर सकते हैं या नहीं एंड जब उन्हें ये बात पता चलता है कि वो कर सकते हैं तो कैप्टन प्लान बनाते हैं कि पहले हम कैंग को उसकी कुर्सी से अलग करेंगे क्योंकि उसी कुर्सी के दम पर वो एंशिएंट वन एंड फ्रिगा को टक्कर दिया था एंड फिर टोनी कैंग के कुर्सी को हैक करेगा क्योंकि एंशिएंट वन ने कुर्सी का जब एनालिसिस किया था तो उन्होंने पाया था कि टोनी ऐसा कर सकता है, इसीलिए उन्होंने कैप्टन को कहा कि उसे टोनी की मदद लगेगी। असल में जिस टाइमलाइन से ये कैंग बिलोंग करता है उस टाइमलाइन में स्टार्क टेक का बोलबाला रहता है एंड स्टार्क टेक पर ही कैंग का टाइम चेयर बना था, इसीलिए टोनी उसको आराम से हैक कर लिया था। कैंग खुद को ट्रिक होता देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था कैप्टन, बट अब और नहीं, और वो फाइट बैक करता है एंड पॉकेट डायमेंशन से एक स्वॉर्ड निकालकर कैप्टन पर हमला करता है। टोनी कैंग के टाइम चेयर से अटैक करने का सोचता है बट वो देखता है कि कैप्टन भी उसी रेंज में रहता है तो उसे भी चोट लग सकती है, इसीलिए वो हमला नहीं करता। कैप्टन अपने शील्ड का इस्तेमाल करके कैंग से लड़ने लगता है जहां पर कैंग अच्छी टक्कर देता है, बट कैप्टन तो कैप्टन है, वो कैंग को हैंड टू हैंड फाइट में हराकर उसको बुरी तरीके से पीटते हैं और उसके बाद उसे स्टे डाउन रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद कैप्टन टोनी से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर टोनी कंफ्यूजन का कारण पूछता है तो कैप्टन बताते हैं कि अगर मैंने टेसरैक्ट को रखा तो कैंग के साथ पूरा टाइमलाइन उड़ जाएगा, जिस पर टोनी कहता है कि मैंने इसके सिस्टम को हैक करके खुद से जोड़ा तो मुझे कुछ पता चला। तुम्हें पता है कि इसके ऊपर कोई भी स्टोन्स का असर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से उन्हें काउंटर कर रहा था एंड ये इन्फिनिटी स्टोन्स इसके यूनिवर्स से नहीं है, इसने इन्हें दूसरे यूनिवर्स से लिया है एंड तब हमें पता चलता है कि जितने भी टाइमलाइन बने थे टाइम हाइस्ट के वजह से उनमें से सिर्फ एक ही कैंग क्यों कैप्टन को रोकने के लिए आता है क्योंकि बाकियों को इस कैंग ने ऑलरेडी मार दिया था एंड उनके टाइमलाइन को इरेज कर दिया था क्योंकि बाकी सबको ये कैंग ऑलरेडी मार चुका है एंड उन्हें उनके टाइमलाइन से इरेज कर चुका है एंड एज अ सॉवरेन वो उनके यूनिवर्स से एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास रखता है। सो ये कैंग कोई दूध का धुला नहीं है। इतना सुनते ही कैप्टन कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है एंड वो टेसरैक्ट को लेकर 1970s में चले जाते हैं उसको रखने के लिए। वहीं मोरैग में कैंग टोनी से पूछता है कि तुम क्यों उसकी मदद कर रहे हो, मेरे टाइमलाइन में तुम एक गॉड जैसे हो, वहीं बाकियों में तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। बाय द वे तुम
किस टाइमलाइन से हो? अगर तुम किसी ब्रांच टाइमलाइन से होते तो अभी तक खत्म हो चुके होते। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे टाइमलाइन से बिलोंग करते हो। जिस पर टोनी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं मेन टाइमलाइन से हूँ। तो कैंग कहता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो? अगर तुम मेन टाइमलाइन से हो तो तुम्हें यहाँ लाने का रिस्क कैप्टन कभी नहीं लेता। कंफ्यूज मत हो, चेक कर लो, तुम्हारे पास जो पावर स्टोन है उसकी यूनिक टेल तुमसे मैच करेगी। अगर हाँ तो तुम कैप्टन के यूनिवर्स से होगे और अगर ना तो तुम मेरे यूनिवर्स से होगे। टोनी चेयर को स्कैन करने के लिए कहता है एंड उसे पता चलता है कि वो कैप्टन के यूनिवर्स से है। कैंग बताता है कि देखो टोनी, तुम अभी भी मेरी मदद कर सकते हो एंड बदले में अपनी बेटी के साथ जिंदगी जी सकते हो एंड एक गॉड के जैसे राज कर सकते हो। जिस पर टोनी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो कैंग बताता है कि लगता है तुम्हें नहीं पता, मेन अर्थ वाला टोनी टाइम हाइस्ट के बाद स्नैप करता है एंड वो मर जाता है। जिस पर टोनी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर कैंग कहता है कि कम ऑन टोनी, मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट होगे। अगर तुम जिंदा होते तो कैप्टन टाइम हाइस्ट से पहले वाले टोनी से हेल्प क्यों लेता? टाइम हाइस्ट से बाद वाले टोनी की मदद क्यों नहीं लिया? वो तो किसी भी टाइम से एंड किसी भी प्लेस से उसको वहां से उठा के ला सकता था और फिर उसी प्लेस में पहुंचा देता और ऐसा लगता कि एक पल भी नहीं गुजरा। टोनी, तुम मेरी मदद करो एंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक ऐसे टाइमलाइन को देकर जहां तुम मॉर्गन के साथ अच्छी जिंदगी जी सकते हो। वहीं कैप्टन अगर अपने मिशन में कामयाब हुआ तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे चेयर को हैक कैसे कर पाए? तुम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि मेरे यूनिवर्स का टोनी एंड गेम के बाद वाले इवेंट मतलब कि स्नैप के बाद भी जिंदा रहता है और उसका कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे यूनिवर्स के टेक में बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरा जो टेक है वो तुम्हारे टेक के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद से टोनी कैंग से पूछता है कि फ्यूचर के बारे में मुझे और बताओ कि तभी कैंग डिसइंटीग्रेट होने लगता है एंड जिस चेयर में टोनी रहता है वो भी गायब हो जाता है, इम्प्लाइंग कि इसकी टाइमलाइन मिट चुकी है क्योंकि कैप्टन ने टेसरैक्ट को वापस रख दिया। फिर कैप्टन वहां आता है एंड पावर स्टोन को मोरैक टेंपल में रखकर टोनी को टाटा बाय बाय बोलकर चल देता है। टोनी अपने टाइमलाइन में आते ही समझ जाता है कि वो मरने वाला है तो वो एक रिकॉर्डिंग बनाता है जिसको हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था एंड साथ ही जब वो लोग हाइस्ट करने जा रहे होते हैं तब वो बैनर को बताता भी है कि हम लोग टाइम से छेड़छाड़ करने जा रहे हैं तो हमें भी छेड़ने के लिए कोई ना कोई आएगा, बट पहले हमें गायब हुए लोगों को वापस लाना है क्योंकि उसको तो हम बाद में देख लेंगे। एंड जब टोनी स्नैप करता है तो उसे पता था कि वो मरने वाला था, इसीलिए वो स्टोन्स की मदद यूज करके खुद को बचा लेता है। जिसके आगे की कहानी हमने व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप इन एंड गेम वाले वीडियो के अंदर बताया है। वहीं कैप्टन की बात करें तो क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर वो पैगी के साथ पास्ट में रहता तो वो एक नया कैंग ला सकता था इस यूनिवर्स के अंदर और एक अलग टाइमलाइन बन जाती, इसीलिए वो मेन टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं जिसके बारे में तो आपको हमारे व्हाट इफ के सीजन 1 में पता चल ही गया था। आई नो वीडियो लाने में काफी देरी हुई बट नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि टारगेट खत्म होते ही तुरंत वीडियो